पापा पापा रोने की आवाज में, हाँ निया बोल, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों इतना रो रही है। पापा यहाँ आ जाओ आप मेरे पास। ठीक है मैं आता हूँ, पर तू रो मत। इकलौती बेटी को फोन पर रोता सुन नरेश का मन भारी हो गया। नरेश को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो गया। परसों ही तो निया से फोन पर बात हुई थी राजी खुशी की, और आज इतना करूं विलाप। नहीं नहीं, अब नहीं रहा जाएगा, मुझे नीता को लेकर उससे मिलने जाता हूँ। नरेश ने फोन पर बस नीता पत्नी से इतना कहा, ऑफिस से मैं जल्दी आ रहा हूँ, निया के घर जाना है। क्यों कैसे, इसका जवाब आने के बाद दूंगा। अभी 1 साल भी नहीं हुआ था निया और रोहित की शादी को। ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच। इस क्यों का जवाब पाने के लिए दोनों 2 घंटे का सफर तय करके बेटी के पास जल्दी पहुंचना चाहते थे। नरेश के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। निया के घर का माहौल बड़ा तनावग्रस्त लगा। नीता और नरेश को घर की छोटी छोटी बातें न सुलझने पर कलेश का रूप ले रही थी। ऐसा ही कुछ निया और रोहित के साथ हुआ था। नरेश बारी बारी से दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था। निया शांत होकर पिता की दी नसीहत सुन रही थी, पर रोहित को ससुर के दिए सुझाव सही नहीं लग रहे थे। उल्टा उसने अपने ससुर को संस्कार और परवरिश पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। मियाँ बीबी की आपसी लड़ाई इस आग में इतना विकराल रूप ले लिया था कि उसकी चपेट में मायके वाले भी आ गए। रोहित की बदतमीजी से नरेश आग बबूले हो गए। क्या हालत कर दी मेरी बेटी की 1 साल में। कितने नाजों से पाला था मैंने इसको। तो दिख रहा है कैसे संस्कार है इसके, ना बोलने की तमीज ना लिहाज। तुम ज्यादा बोल रहे हो रोहित। सच बोल रहा हूँ, आप यह मत भूलिए कि आपकी बेटी का ससुराल है। नीता ने नरेश को कसमें वादे देकर चुप करवाया और समझाया, रोहित जैसे भी है उनके दामाद है। दामाद की इज्जत करना उनका फर्ज है। हमारे भारतीय समाज में माँ बाप की यह अजीब विडंबना है। बेटी दामाद की लड़ाई ने यदि उन्हें बुलाया जाता है तो उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वह सिर्फ बेटी को ही समझाएं। ससुराल वालों से कोई भी प्रश्न करना या सलाह देना उनकी ससुराल वालों की बेइज्जती करने का घोतक है। इस परंपरा को निभाते हुए नीता ने भी निया को ही समझाया और नसीहतों की भरी पोटली निया के हाथ में थमाकर नीता नरेश को लेकर वहां से रवाना हो गई। भारी मन से नरेश सहायक होकर निया को वहां छोड़कर आ तो गया था, पर फोन पर उसकी हालचाल लेता रहा। 1 ही महीने में उसे लगा कि निया और रोहित का झगड़ा शांत हो गया। निया की तरफ से वह संतुष्ट था, पर कहीं न कहीं उसके मन में गिला था रोहित के प्रति। वह रोहित को आज के जमाने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का समझता था, पर रोहित में तो दामादपना कूट कूट कर भरा था। नरेश ने अपनी दिल की बात किसी से नहीं कही। बेटी को खुश देकर वो दामाद का रूखापन भी भूल गया था। आज उसने बहुत खुश था। घर परिवार में शादी थी। उसे पता था कि निया भी अपने कजिन के शादी में आएगी, पर निया ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। नरेश थोड़ा परेशान तो हुआ, पर सोचने लगा कि 1 ही महीने के अंदर जब राखी में मिल लूंगा। रोहित के बेरुखी के कारण निया के घर जाने का उसका फिलहाल मन नहीं हुआ। पूरा दिन निकल गया राखी का, पर घर में सुनापन पसरा रहा। निया आज भी नहीं घर आई। नरेश को समझ कतई देर नहीं लगी कि इसके पीछे रोहित का हाथ है। नरेश ने निया को फोन मिलाया, अपनी कसम देकर न आने का कारण पूछने लगा। रोहित ने मुझे आने से मना कर दिया है पापा। कहते हैं तेरे मायके वालों को दामाद की इज्जत करनी नहीं आती। तेरे पापा ने मेरी बेइज्जती की है। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। तुझे भी अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। फोन के दोनों तरफ मौन पसर गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद निया बोली, अभी काफी गुस्से में है रोहित। जब इनका गुस्सा शांत होगा तब मैं इनको मना लूंगी। और उसमें कितना समय लगेगा? नरेश ने पूछा। पता नहीं। लंबी सांस छोड़ते हुए निया बोली, तू खुश है बेटा उसके साथ? हाँ पापा, अब हमारे सब कुछ सही है। तू खुश है तो और क्या चाहिए हमें बेटा। ध्यान रखना अपना। नरेश ने फोन रख दिया और सोने चला गया, पर उसके दिमाग में एक शब्द गूंज रहा था, दामाद की इज्जत करनी नहीं आती। व्यक्त नरेश विचारों की गर्त में गिरता जा रहा था। बिस्तर में करवट बदलते बदलते वह अपने आप को 25 साल पहले ले गया। बड़े ही जाने और पहचाने शब्द लगे उसको, ये दामाद की इज्जत करनी नहीं आती तेरे घर वालों को। जो शब्द वह दामाद से सुन रहा था 25 साल पहले उसने भी तो बोले थे। उसने नहीं, उसके दामादपन का अहम ने। पर अब अपने दामाद से यह सब सुन के उसके मन को द्रवित कर रहा था। क्या रोहित ने मेरा अपमान नहीं किया? एक दामाद को किसने इतना हक दिया कि परेशान बेटी
परवरिश पर उंगली उठाए। रोहित को हमारा और निया का रिश्ता खत्म होने का हक किसने दिया? आज इतना लाचार खुद को कभी महसूस नहीं किया नरेश ने। मन तो आया 2 मिनट में रोहित की अकल ठिकाने लगा दे, पर आखिर वो उसकी बेटी का पति है, इसीलिए खून का घूंट पीना ही उसके लिए उचित समझा। जवान खून है ना रोहित का, इसीलिए इतना उबाल आ रहा है खून में। एक बेटी का बाप बनेगा तब उसको उसकी बेटी की दूर होने का दुख पता चलेगा। क्या इस वाक्य में भी नरेश इत्तेफाक ना रखता? एकाएक अतीत के चल चरित्र उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। कितना तिल मिला गया था उसने अपने बारे में ये सब सुनकर, जैसे कि किसी ने सूखे भूसा एक नरेश के पास में सोई हुई नीता को निहारने लगा। शायद इतना प्यार तो उसे कभी कभार ही आया होगा नीता पर। सुबह सुबह घर में नरेश को ना पाकर नीता परेशान हो गई। समझ गई कि रात में निया ने सब कुछ बता दिया नरेश को। अपने पति के गुस्से से वो भली भांति परिचित थी, कहीं गुस्से में वो रोहित से लड़ने तो नहीं चले गए। नीता ने निया को कॉल किया, पर पता चला नरेश वहाँ भी नहीं है। नरेश ने नीता से मोबाइल पर एक मैसेज किया था कि परेशान ना होना नीता, जल्दी आ जाऊंगा घर, अपनी गलती सुधारने जा रहा हूँ। मैसेज पढ़कर नीता को थोड़ी तसल्ली हुई। जरूर रोहित के ऑफिस गए होंगे, उम्मीद करती हूँ दोनों के बीच सब कुछ सही होगा। पापा घर आ गए। दिन में एक निया के फोन ने नीता को परेशान कर दिया। वो तो रोहित से मिलने गए थे ना? नहीं माँ, मेरी तो अभी बात हुई, रोहित तो ऑफिस में है। ये भगवान, कहाँ चले गए नरेश? कौन सी भूल सुधारने लगा? फोन भी नहीं उठा रहे। ढेर सारे प्रश्नों का कौतूहल का सागर उसके चारों ओर उमड़ने लगा। नरेश का इंतजार करने का अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। शाम का सूरज की लालिमा आकाश में कहीं गुम सी होती नजर आ रही थी। नीता ने देखा सामने से नरेश आ रहे थे, साथ में उसके एक और आदमी था। एकाकी नीता अपनी आंखों से विश्वास नहीं हुआ। आंखों ने आंसू के मोटी परत में धुंधला कर दिया था। उसने साड़ी के पल्लू से आंखें साफ करके देखा तो सामने उसके बाबूजी खड़े थे। उसके लिए नरेश और बाबूजी के साथ देखना खुली आंखों से सपने से कम नहीं थे। बाबूजी की टकटकाई आंखें बरसने लगी। बेटी की 25 वर्षों के वियोग की पीड़ा देख निशब्द आंसुओं के रूप में बहने लगा। मुझे माफ कर दो नीता, मैंने अपने झूठे अहम के कारण तुम्हें 25 साल से तुम्हारे माँ बाप के प्यार से और मायके के दुलार से वंचित रखा। ठीक ही तो कहा था उस दिन बाबूजी ने, बेटी का बाप बनकर ही बेटी को बाप से दूर रहने का दर्द पता चलेगा। तुम्हारी मेरी छोटी सी लड़ाई पर मैंने हर बार फोन करके तुम्हारे घर वालों को बुला लेता था और उन्हें न जाने क्या क्या बोल देता, पर उनकी कुछ भी बोलना मुझे अपना तिरस्कार लगा। कैसे 25 साल पहले कोई भी बात सुने बिना मायके या ससुराल में से एक को तुम्हें चुनने का फैसला दे दिया था मैंने। याद है मुझे आज भी वो दिन, तुम बिना कुछ कहे अंदर चली गई थी। बाबूजी जाते जाते मुझसे यह कह गए थे, बाप बनने पर ही बेटी दूर होने का दर्द तुम्हें पता चलेगा। उनका यह कटाक्ष तीर की तरह चुभा था मुझे, और मैंने कसम खा ली थी कि ना मैं कभी तुम्हारे मायके जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। मैंने तुम्हारी दोषी हूँ नीता। बीते हुए 25 साल तो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता, पर आज से बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे। नीता की आंखों में खुशी की आंसू छलक आए। पिता और एक तरफ पति दोनों को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो पापा। अरे ये तो रोहित की आवाज है। नरेश ने मुड़कर देखा तो सामने रोहित और निया आ रहे थे। पापा मेरी ये तो रोहित से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ये सब तो एक ड्रामा था आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। उस समय नाना जी पर क्या बीती होगी मैंने जब माँ को हर रक्षाबंधन पे वो कितनी उदास हो जाती थी। गर्मी के छुट्टियों में मायके न जाने का गम। अपनी शादी के एल्बम में नाना नानी की फोटो को सीने से लगाकर चुप चुप कर देखा है मैंने माँ को। आपको सबने कितना समझाया, पर आपने समझे ही नहीं। रोहित ने सोचा आपको इस सिचुएशन में डाला जाए, तभी आपको बेटी का दर्द और पिता के एहसासपन का पता चलेगा। देख लो नीता कितनी शैतान हो गई है हमारी बच्ची। दामाद जी आप भी किसी से कम नहीं है, आपने मेरी आज आंखें खोल दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नरेश ने अभिभूत होकर कहा। आज मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। नीता ने खुशी से सबको गले से लगा ली।